गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को लेकर परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। हमने अपने पिछले दो वीडियो में दोनों दृष्टिकोणों के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है, उसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, इसकी विषय वस्तु क्या रही है और इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, इन सब संदर्भों में हमने व्यापक चर्चा दोनों वीडियो में कर ली है। अब आज के इस वीडियो में हम इन दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई स्पष्ट विभाजक रेखा, ऐसी कोई निश्चित तिथि नहीं है, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है जहां से हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को अलग अलग कर सकें कि इस समय से पहले तो परंपरागत दृष्टिकोण था और इस समय के बाद में आधुनिक दृष्टिकोण है। एक समय हम कह सकते हैं जब 1908 में ग्राम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स आती है, उसके बाद में 1925 में चार्ल्स मरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स आती है। इन ग्रंथों के आने के बावजूद भी राजनीति विज्ञान के सभी राजनीतिक शास्त्री इनके मत से सहमत हो गए हों, सभी आधुनिक हो गए हों, ऐसा नहीं। तो दोनों दृष्टिकोणों में कहाँ पर क्या अंतर है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्रिक पैट्रिक ने लिखा है, असंतोष ने शोक को जन्म दिया और शोक के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। ये आधुनिक दृष्टिकोण के आगमन की सूचना देने वाला कथन है क्रिक पैट्रिक का, कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो राजनीतिक शास्त्रियों में असंतोष था, जो कह सकते हैं हम लोग उससे वो संतुष्ट नहीं थे, इस कारण उनके अंदर एक क्षोभ उत्पन्न हो रहा था, एक अंदरूनी क्रोध था कि हम अपने विषय को परिवर्तित करें, हम भी अपने विषय में समाजशास्त्र की भांति कोई नई अध्ययन पद्धतियों को शामिल करें, कुछ नए आयाम हमारी विषय वस्तु में जोड़े जाएं, ऐसा सोचा गया, इसलिए क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो ये क्रिक पैट्रिक का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि आधुनिक दृष्टिकोण क्यों उत्पन्न हुआ है, क्यों आया है। पहला जो अंतर है वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर के है, अर्थ को लेकर के है। परंपरागत जो राजनीतिक शास्त्री हैं वो राज्य के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान मानते थे। जैसा गार्नर ने लिखा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। लेकिन आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य के अध्ययन से राजनीति विज्ञान को बहुत अधिक लाभ नहीं होता, हमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। उस व्यवहार के अध्ययन से हमें जो सामग्री प्राप्त होगी, जो तथ्य प्राप्त होंगे, उनका विश्लेषण करने पर हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और एक वैज्ञानिक सम्मत तथ्य हम कह सकते हैं हम जगत में प्रस्तुत कर सकते हैं। लास्पेल और कैप्लान जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं उनका कथन है, राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है।
तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा भी है कि जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, व्यवस्था विश्लेषण का अध्ययन है। यदि हम इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी वैज्ञानिक सम्मत सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं। दूसरा अंतर है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन को अपने क्षेत्र में शामिल करता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप, शासन के कार्य आदि का अध्ययन भी परंपरागत राजनीतिक शास्त्री करते आ रहे हैं। परंतु आधुनिक राजनीतिक शास्त्री इस बात से सहमत नहीं है कि केवल संस्था का अध्ययन करने से कोई लाभ होने वाला है। ये राज्य, सरकार, कानून, संगठन, समाज, ये सब संस्थाएं हैं और संस्थाओं का अध्ययन करने से राजनीति विज्ञान को बहुत अधिक लाभ नहीं हो सकता। इसकी बजाय हमें इन संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो हम वास्तव में सही राजनीति को समझ पाएंगे कि किसी संस्था में कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे क्या नीति रही है, उसका सही आकलन और सही विश्लेषण हम कर पाएंगे जब हम संस्था की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दें। और हम इस बात का भी अध्ययन करें कि जब हम कानून की बात कर रहे हैं तो कानून किसने बनाया, किन परिस्थितियों में बनाया, कानून को बनाने के लिए दबाव समूहों का कोई दबाव था क्या, जनता की तरफ से कोई मांग उठी थी क्या, या ऐसी और कोई तथ्य, चाहे वो गैर राजनीतिक क्षेत्र से ही हो, परंतु यदि उसका प्रभाव कानून निर्माण पर आ रहा है तो निश्चित रूप से हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। ये प्रक्रियात्मक अध्ययन है, ये हमें वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है, ऐसा आधुनिक दृष्टिकोण मानता है। तीसरा जो अंतर है वो प्रकृति को लेकर के है। परंपरागत राजनीतिक शास्त्री सर्वसम्मति से इस बात को नहीं मानते थे कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। बकल कह रहे हैं ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर की बात है, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये तथ्य, ये कोटेशन स्पष्ट कर रही है कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्री राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, या हम कहें पूरे मन से नहीं रख रहे हैं। जबकि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक, चाहे वो डेविड ईस्टन हो, कापलान हो, लासवेल हो, हेराल्ड लास्की हो, चाहे कैटलिन हो, इन सब का मत है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान विज्ञान है और विज्ञान होने के लिए जो कुछ भी विशेषताएं राजनीति शास्त्र में होनी चाहिए वो सभी विशेषताएं मौजूद हैं, और यदि नहीं है तो उन विशेषताओं को प्राप्त किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा और राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा। इस विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए जो भी परिवर्तन, चाहे वो अध्ययन पद्धति में करना हो, चाहे विषय वस्तु में करना हो, चाहे उद्देश्यों में करना हो, चाहे अन्य और कोई अंतर हमें परिवर्तन करना हो, सब करेंगे, परंतु राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में बनाए रखना है। जहाँ इस राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु कह रहे हैं कि ये मास्टर साइंस है, जहाँ बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है, तो उसी कथन को हम कह सकते हैं कि
सही ठहराते हुए इसे विज्ञान बनाना है, ऐसा आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्ययन पद्धतियों को लेकर के अंतर। परंपरागत जो राजनीतिक शास्त्री हैं उनकी अध्ययन पद्धतियां दार्शनिक, आदर्शात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, संस्थागत, कानूनी, इस प्रकार की पद्धतियां वो काम में लेते थे। और इन पद्धतियों में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी वैज्ञानिकता का अभाव था, तथ्यों का अभाव था, विश्लेषण का अभाव था। हम ये कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति के जितने भी चरण हैं उन सब की कमी थी, इसलिए ये पद्धतियाँ एक पक्षीय हैं। इन अध्ययन पद्धतियों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, जिस विषय वस्तु को लेकर हम अध्ययन करेंगे, उससे कभी भी हम एक सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं, सही तथ्य नहीं जुटा सकते हैं और ना ही सही जो विषय वस्तु है उसका आकलन हम कर पाएंगे। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने जो वैज्ञानिक पद्धति काम में ली, उन्होंने सांख्यिकी पद्धति को काम में लिया, अनुप्रयोगात्मक पद्धति को काम में लिया, उन्होंने विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को काम में लिया, आनुभविक पद्धति काम में ली, व्यवस्था पद्धति को काम लिया और सबसे महत्वपूर्ण अंतः अनुशासनात्मक पद्धति को काम में लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अंतः अनुशासनात्मक पद्धति का मतलब है कि जब हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके व्यवहार के अध्ययन के लिए यदि हमें किन्हीं अन्य विषयों की सहायता की जरूरत पड़ती है तो हम अन्य विषयों की सहायता लेकर उस विषय का अध्ययन, उस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे ताकि हम एक सही निर्णय पर या एक सही सिद्धांत तक पहुंच सकें। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने तथ्यों के संग्रह करने पर, तथ्यों के विश्लेषण करने पर और तथ्यों के विश्लेषण के बाद सर्वमान्य परिणाम पर पहुंचने तक का दृढ़ निश्चय किया। उसी का परिणाम है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का बोलबाला हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान बनने की श्रेणी में आगे आके खड़ा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यों के संबंध में अंतर। यहाँ मूल्यों का मतलब है कि जब राजनीतिक शास्त्री अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन में यदि उसके स्वयं के मूल्य शामिल हो जाते हैं, इसका मतलब वो अध्ययन मूल्य सापेक्ष हो गया। जबकि हमें अध्ययन चाहिए मूल्य निरपेक्ष। आपकी अगर नैतिक मान्यताएं, आपकी आस्थाएं, आपके विश्वास, आपके आदर्श, आपके मूल्य जो अध्ययन में शामिल हो जाते हैं, अध्ययन को प्रभावित करते हैं, अध्ययन पर प्रभाव डालते हैं, तो इसका मतलब है आपका अध्ययन मूल्य सापेक्ष है, जिसको हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते। ये परंपरागत दृष्टिकोण में हो रहा था। जितने भी परंपरागत राजनीतिक शास्त्री रहे, चाहे वो प्लेटो हों, चाहे वो हीगल हों, मार्क्स हों, इनके सबके जो व्यक्तिगत जो इनकी धारणा थी, जो इनकी खुद के जो अभिमूल्य थे, इनकी खुद की जो अभिवृत्तियाँ थी, वो अध्ययन में शामिल हो गई। इस वजह से ये अध्ययन मूल्य सापेक्ष हो गया और ये वैज्ञानिक नहीं बन सका। जबकि आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का मानना है कि यदि अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना है तो उसको मूल्य विहीन बनाना हो। यहाँ मूल्य विहीन का मतलब है कि राजनीतिक शास्त्री, अध्येता, शोधार्थी अपना अध्ययन करने से पहले अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपने विश्वासों को अपने अध्ययन से पृथक रखे। यदि वो इनको पृथक रखता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा तथ्य संग्रहित होगा और उस सही, हम कहते हैं निरपेक्ष तथ्य जो हमने संग्रहित किया है, उस
तथ्य से सही विश्लेषण होगा और सही परिणाम तक पहुंचा जा सकेगा। लास्ट पॉइंट है उद्देश्यों में अंतर। परंपरागत राजनीतिक शास्त्री जो थे उनका उद्देश्य था न केवल समस्या को समझना, समस्या के सभी आयामों को समझना और समस्या का मूल्यांकन करके उसका समाधान प्रस्तुत करना। ये समाधान उनकी व्यक्तिशः धारणा पर आधारित था, व्यक्ति मूलक था, उनके विचारों से प्रभावित था, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका समाधान प्रस्तुत किया। जैसे प्लेटो का न्याय जब हम पढ़ते हैं तो न्याय वो एक समस्या के रूप में लेते हैं और न्याय को पूरे समाज की समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत भी करते हैं। तो ये तरीका था या एक ये उद्देश्य थे परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों के, और वो ये चाहते थे कि राज्य किस लिए बनाया है, व्यक्ति के जीवन के लिए बनाया है। और अरस्तु तो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। कि वो कब तक किस लिए बना रखा है कि व्यक्ति जीवन से सदजीवन की ओर बढ़े, शुभ की ओर बढ़े, अच्छे जीवन की ओर बढ़े। ऐसा उद्देश्य परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार था। परंतु जब आधुनिक राजनीति विज्ञान आया, व्यवहारवादी क्रांति आई, व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया, तो इनके उद्देश्यों में निरंतर परिवर्तन हुआ। जहाँ व्यवहारवादी प्रविधियों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, उनका सार वस्तु से कोई खास लेन देन नहीं था, सार से उन्हें लेना देना नहीं था। उनका जोर ज़्यादा से ज़्यादा जोर था तकनीकों के इस्तेमाल करने पर, प्रविधियों के इस्तेमाल करने पर, कि हम जितनी ज़्यादा कठोर पद्धति का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा सटीक रिजल्ट हमारे को मिलेगा। हालांकि इसमें अपने आप में कमियां थीं, जिसको डेविड ईस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद में आकर सुधारा, और उन्होंने कहा प्रविधि से पूर्व सार, कि हमारे लिए प्रविधि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सार इंपॉर्टेंट है, परंतु सार या विषय वस्तु जो है वो मूल्य निरपेक्ष होनी चाहिए। तो ऐसा उद्देश्य आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने प्रकट किया। तो दोनों में अपन ये 6 अंतर करते हैं, जिसके अनुसार दोनों में हम तब्दीली कर सकते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप, अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आप एक कागज़ पर बीच में लाइन खींच करके एक तरफ परंपरागत दृष्टिकोण लिखें, दूसरी तरफ आधुनिक दृष्टिकोण लिखें, और फिर 6 बिंदुओं का अंतर उसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।